एवरीबॉडी गुड इवनिंग। चलिए, आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लोग मैक्सिमम जो है पीवाईक्यू जो मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का भी सॉरी इन्वायरमेंट का शेयर किया था। कुछ लोग आप लोग क्या कीजिएगा, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का। बुझाओ। अभी ज्योग्राफी क्या कहते हैं यार, अभी अभी मैंने क्या शेयर किया, इकोनॉमी। इकोनॉमी का आप लोग तो एक बार थोड़ा सा ग्रुप में शेयर किया गया है, मेंटरशिप वाले उसमें। हाँ, इकोनॉमी। सो उसको देख लीजिएगा। और उसमें क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे मालूम चल रही हैं कि इन्वायरमेंट में कुछ सेक्शन में या कुछ क्वेश्चंस वगैरह में या उसके डिटेलिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप मुझे बता दीजिएगा, तो स्टार्टिंग फिर मैं उसको जल्दी से ठीक करके जो फ्राइडे की क्लास है वहां से ले लूंगा। ठीक है। अच्छा, और सुबो एंड राज, ऐसी ही डिटेलिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा। मयंक एंड गुलफशा अभी दो लोग क्लास में हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आप दो लोग मुझे उस इकोनॉमी का देख के बता दीजिएगा। जो अगर कुछ मेजर कुछ अगर ये है या कहीं पर डिटेलिंग कम लग रही है या फिर वटेवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। चलिए, अभी ये रिक्वायरमेंट के लिए तो कम से कम पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। हाँ, चलिए, ओके गाइस। तो ये थी आज की बात। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी स्टार्ट हो चुका है मेंटरशिप वाले में। ठीक है, तो आज मैंने नहीं दिया है बेसिकली कुछ अभी तक, वो रात में ही लगेगा। ठीक है। सो 9 9 o'clock आप के बाद आसपास आप मान लो कि मैं उसको शेयर कर दूंगा आप लोगों को, नेक्स्ट जो होगा। ठीक है। और 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च तक ये आपका खत्म हो जाएगा। ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। आई थिंक 7 to 8 days में खत्म हो जाना चाहिए। बट पीवाईक्यूज भी मैंने इसीलिए शेयर किया है। ठीक है। सो एक एक करके फोकस आपका होना चाहिए। जो प्राइम टारगेट है वो बेसिक एनसीईआरटी आप अपने सबने पढ़ रखी है, उसको 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैपिंग सेक्शन वगैरह देख सकते हैं। करंट अफेयर में थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया है, तो वो सब आप लोग देख लेना। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होगा। ठीक है, चलो। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल, आईएससी। केंद्र और राज्यों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको, कोऑर्डिनेशन को हो या फिर कोऑपरेट को ऑन वेरियस इशू, ये सब बढ़ाने के लिए इसका इसको बनाया गया है। क्या ये, इसका अगर हम बात करें कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आर्टिकल 263, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये पता होना चाहिए। यू हैव टू नो द आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रेसिडेंट ऑर्डर इन 1990। राष्ट्रपति के एक आदेश जो था उसके माध्यम से इसको स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसका रिकमेंडेशन जो है वो आपको सरकारिया जो कमेटी है, कमीशन ने रिकमेंड किया था। ठीक है। अब ये इस तरह की चीजें अब तो नहीं पूछी जाती बट फिर भी आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, ये एवरग्रीन टॉपिक है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है, मतलब नहीं भी लिखूंगा तब भी ये जरूरी है। एवरग्रीन टॉपिक है, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है ना। चलो, सो उसका स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इसके चेयरमैन कौन होंगे? पीएम होंगे। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट इसके मेंबर होंगे।
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, यूटीज के मुख्यमंत्री होंगे, जिनकी अपनी विधानसभा। अब जल्दी से बता दो, विधानसभा कहाँ कहाँ पे है? दो ही जगह पे है, एक पुडुचेरी एंड दूसरा जो है दिल्ली। इनकी अपनी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है। और जहां पे ये सीएम नहीं है, ठीक है, जहां पे सीएम का कोई प्रोविजन नहीं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, होगा। वहां पे प्रशासक होंगे, जिनमें विधानसभा नहीं है। तो बाकी के यूटीज के जो 8 स्टेट्स हैं, या स्टेट नहीं तो स्टेट के जैसे यूटीज हैं जो स्टेटस रखते हैं, उसमें से सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी जो है सॉरी, उनकी अपनी विधानसभा है। ठीक है। प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 6 केंद्रीय मंत्रिमंडल लेवल के जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो नॉमिनेट होंगे इसमें। ठीक है, चलो, ये सब याद होना चाहिए। इसमें नो इफ नो बट। देखो एक चीज और बता देता हूं, शॉर्ट नोट्स वाले में नो इफ बट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो टॉपिक, जो बड़े बड़े टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी लाइमलाइट में रहा भाई, रहता ही है, अच्छे और बुरे दोनों कारणों से, है ना। सो जो रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है इट्स अर्लियर जजमेंट, ठीक है, विच डिनाइड एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पहले निर्णय को पलट दिया, जिसमें कि पहले निर्णय क्या दिया था, पहला जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि स्टेटस दिया गया था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, असली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया गया था। अब इसको इन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ओवरटर्न कर दिया है। ठीक है। तो अभी ये ध्यान रखना, ओवरटर्न हो गया है, ये पलट दिया गया है, यानी अब नहीं है, कुल मिला के अब नहीं है। ठीक है, चलो। की जजमेंट क्या रहा उसका, एक, ये ठीक है आपका केस स्टडी है, बट आप मोटी तौर पे आप ये समझ लो, इसे एक कानून के तहत, एक एक्ट था 1920 का, एएमयू एक्ट, उससे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। सो दैट्स वाई इसको नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके तहत इसको 30:1 जो है, 30:1 इसमें क्यों नहीं मिल सकता है? तो रीजन ये था कि भैया इसको एक्ट से गवर्नमेंट ने बनाया है, स्टैब्लिश किया है। ठीक है। तो 67 का ये जो ये था, उस फैसले को पलट दिया गया, और इस मामले को, इस जो मैटर को रिफर कर दिया था रेगुलर बेंच में। ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूं। सो 1981 में एक अमेंडमेंट हुआ, फिर से पार्लियामेंट ने रिस्टोर कर दिया था कि नहीं नहीं, इसको इंडियन पार्लियामेंट ने किया था, यानी कि ओवर रूल्ड हुआ यहां पे मामला। ठीक है, अल्पसंख्यक का दर्जा, स्टेटस फिर से दे दिया 1981 में। ठीक है। और जिसको 2006 में इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की बेंच है, उसने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, बोला नहीं यार, ये स्टक डाउन कर दिया माइनॉरिटी। फिर इसको दोबारा एससी में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, यानी एक संशोधन, तो फिर से एक अमेंडमेंट लाया गया था, एक अमेंडमेंट लाके ऑर्डिनेंस पास करके ऐसा कर दिया गया कि भाई माइनॉरिटी स्टेटस होगा, बट ये नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें का जो की ऑब्जर्वेशन था, सो वो क्या था, वो ऑब्जर्वेशन था कि प्रशासन पे माइनॉरिटी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेटस। प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का पूर्ण नियंत्रण आवश्यक नहीं है, ताकि किसी संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था माना जाए। अब इसका क्या मतलब है, अगर कोई माइनॉरिटी स्टेटस किसी को मिल रहा है, पहले ऐसे समझना है, थोड़ा की फाइंडिंग है, और हो सकता है कि कभी क्वेश्चन यहां से भी एक
डेप्थ में पूछ ले आपसे, पजल करके पूछ ले और आप फिर उसमें खो जाओ। तो माइनॉरिटी जो कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई माइनॉरिटी अल्पसंख्यक अगर प्रशासन, अगर उसका वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ माइनॉरिटी चला रही है, इसीलिए वो सिर्फ, जैसे कि मुस्लिम्स जो हैं, सिर्फ मुस्लिम्स ही चला रहे हैं, इसीलिए उसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को इसका जो बेसिक जो फाउंडेशन है, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें हम, है ना, उसके जेनेसिस पे बात करें, तो उसके जो फाउंडर्स की बात करें, है ना, तो इंटेंट क्या था उनका? इंटेंट था बेसिकली फैक्टर टू डिटरमाइन माइनॉरिटी स्टेटस, अल्पसंख्यक दर्जा तय करने के लिए प्रमुख कारक है, कि भैया इसको बनाया क्यों गया, इसके फाउंडर की मंशा क्या थी, इंटेंट क्या था, है ना। तो कानून, केवल कानून द्वारा स्थापित होने या बाद में रजिस्टर्ड होने से कोई संस्थान अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं होता, ये भी एक बात उन्होंने कही। ठीक है। कम्युनिटीज दैट वर नॉट माइनॉरिटी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बट established इंस्टीट्यूशन बिफोर इंडिपेंडेंट आर ऑल्सो entitled। वे समुदाय जो संविधान लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता से पहले स्थापित किए गए उसके भी इस, यानी, अब थोड़ा सा जरा सा मिसबा जी यहाँ पे, या जो लोग लक्ष्मीकांत को ज्यादा फॉलो करते हैं, थोड़ा सा इसको, इस लाइन को क्लियर कीजिए। इंडिपेंडेंट कब मिला है? 15 अगस्त 1947। ठीक है। इसके पहले अगर कोई संस्था बन गई है, ये तो 1920 में बन गई थी, ये देख लो कहाँ गया एएमयू का, ये एक्ट बन गया। ठीक है। तो अब, यानी, इंडिपेंडेंस से पहले ये कोई बना हुआ है, तो क्या इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मिसबा जी, सुबो एंड जो भी, और कुछ कोई इसमें कुछ कहना चाहे तो बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे पहले। अगर किसी को अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिला है, तो भी उनको यहाँ पे मिल जाएगा, स्टेटस मिलेगा, उसके हकदार तो हैं वो। ठीक है। तो ये की ऑब्जर्वेशन था, यहां से शायद एक क्वेश्चन, अगर बहुत डेप्थ में जाके अगर यूपीएससी पूछ रही है। मिसबा जी, बताइए जल्दी से। रिपीट द क्वेश्चन, ओके। कोई माइनॉरिटी स्टेट जो, देखो मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ऐसा कि हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए। कोई अगर कम्युनिटी है, उसका इंडिपेंडेंट से पहले वो माइनॉरिटीज नहीं थे, उस माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं था बेसिकली। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश किया बाद में, क्या उनको, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है, उसका जो आर्टिकल है कि उसके तहत उनको प्रोटेक्शन मिलना इंटाइटल है, ये उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है। तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन की बात यहां नहीं हो रही है, बात हो रही है किसकी? इनकार किया गया था, थोड़ा सा मिस्टेक मुझे भी हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक हुई है। अपने पहले निर्णय निर्णय को पलट दिया, जिसमें एएमओ को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया था, यानी अब मिल गया है, क्या कुछ ऐसा है? हाँ, तो मैं बिल्कुल अपोजिट बोल गया, मुझे यही लग रहा है कि बार बार यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन मैच नहीं कर रही है, देख लीजिए। इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा कि यार मैं बोल क्या रहा हूँ। हम्म। चलिए, आज की चाय नहीं मिली है, तो इसीलिए शायद माइंड स्टक हो रहा है। ठीक है। क्लियर है ये? चलिए अब,
नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती है, इट्स माई इट्स माई मिस्टेक। ठीक है। हाँ मैं इसको मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, नो नो इशू। ठीक है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब स्टक हो गया था, ओवरटर्न किया था अर्लियर। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था, जो भी डिसीजन दिया था, यानी कि स्टेटस जो है उसको ओवरटर्न कर दिया। तो पहले क्या दिया गया था कि जिसमें पहले निर्णय को पलट दिया, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार किया था, इस निर्णय को पलट दिया। पलट दिया का मतलब अब ये वैलिड हो गया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी 1967 में कहा था कि भाई ये एक एक्ट से पारित हुआ है, इसीलिए हम इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि नहीं, ये वाली लाइन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई संविधान, अगर कोई समुदाय है, कोई कम्युनिटी है, ठीक है, और वो कम्युनिटी माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं रखती थी बिफोर इंडिपेंडेंट, बट वो इंटाइटल थी प्रोटेक्शन की। क्लियर है? तो कुल मिला के एक लाइन में समझ लो कि माइनॉरिटी स्टेटस के लिए कोई एक्ट का सहारा जो गवर्नमेंट अभी तक लेते आ रही थी, उसको एक स्टेप आगे कर लिया गया, यानी कि अब उसको मान लिया गया है। ठीक है, क्लियर है सभी को? शुभो, शुभो। चलो, ठीक। अब आ जाओ इंटरनेशनल रिलेशंस पे। ठीक है, अब इस पे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, IMEC, प्री के लिए थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कॉरिडोर को बेसिकली 23 में जो G20 का जो एक सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक सेकंड, उसमें इन्होंने क्या किया है, स्टैब्लिश किया। ठीक है, एक AMU साइन किया। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेंट जो है ये कौन कौन होंगे, इसमें कंट्री कौन कौन इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो थोड़ा सा। कंपोनेंट में ये भारत को, इंडिया को कहां से लिंक करेगा, ईस्टर्न कॉरिडोर एंड नॉर्दर्न जो कॉरिडोर है, दोनों से जोड़ देगा। ठीक है, इसमें मल्टी मॉडल, ध्यान देना, यहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात की गई है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जिसमें कि पोर्ट्स भी होंगे, जिसमें रेलवेज होगा, रोड होगा, पाइपलाइंस होगा, सबसे जोड़ा जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अब इंडिया जो है बेसिकली वो जो आपका अराबियन पेनिसुला है, द मेडिटेरियन जो रीजन है, और यूरोप से भी जुड़ जाएगा। ये काम की चीज। ठीक है, चलो। हालांकि इसको अगर हम बात करें तो ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का ये पार्ट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये BRI के अगेंस्ट है ये। मतलब ऑब्वियस है कि इंडिया ने BRI को काउंटर करने के लिए इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, चैलेंजेस वगैरह क्या क्या है, चैलेंजेस का कोई बहुत इसमें रोल नहीं है, इंपॉर्टेंस ये इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ठीक है। अदर जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस में मत जाना। ठीक है, इंडिया के लिए कुछ हो सकता है कि भाई डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, आप एक स्वेज कनाल देख लेना, एक उस पे मैपिंग में स्वेज कनाल देख लेना। ठीक है, जो काम की चीज होगी। और एक और भी
मतलब एक आप कह सकते हैं कि अदर रीजनल कॉरिडोर्स भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं? इंडिया रशिया ईरान वाला, एक बीआरआई तो है ही, पर बीआरआई को इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसका पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट छोड़ो, पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड कैस्पियन इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्ट रूट है, TITR, ये कहां से कहां तक किसको जोड़ रहा है? तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये भी दो, अगर आप लोग देख सको, गूगल करके देख लोगे तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा? जैसे रशिया है, ईरान है और इंडिया है, इस तरह के अगर ये बन रहा है तो इनका कहाँ कहाँ पे पॉइंट कहाँ कहाँ है, ये सब आप देख सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, चलो। हम्म। द ग्रुप ऑफ 20 जी सबमिट हुआ है, ठीक है। ये 18 था, कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में। ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो है उसमें समिट ये हेल्ड हुआ था, वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। और इसका थीम क्या था? न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ठीक है। फ्री के लिए देख सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं है ये, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं। तो पहली बार इसमें यहाँ पे इसकी खासियत क्या रही? अफ्रीकन यूनियन को जो परमानेंट मेंबर बना दिया गया, फुल मेंबर, ठीक है, या परमानेंट मेंबर बन गया ये, पूर्ण सदस्य बन गया, ठीक है। ब्राजील वाला कार्यक्रम ब्राजील हुआ, ब्राजील में है। इसको होस्ट कौन कर रहा था? ब्राजील ने होस्ट किया, ऑब्वियस है, बट मेजबान देश में अगर हम बात करें तो, ठीक है, बिकमिंग द थर्ड ग्लोबल होस्ट जो है आफ्टर इंडोनेशिया। 22 में क्या था? 22 में इंडोनेशिया था, ये 24 में है, ब्राजील 24 हो गया, और इंडिया ने 23 में मेजबान देश बना था। तो इंडिया में 23 में हुआ था, फिर 24 हो गया, अब तो 25 आ गया है ना, ठीक है। ठीक है, यानी पहले इंडोनेशिया था, फिर भारत, और उसके बाद ब्राजील में हुआ, ठीक है। अगला जो शिखर सम्मेलन होगा इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, यानी 25 वाला, ऐसे मान लो। 25 ये लिख लिख दिया, ठीक है। तो ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जो है, ये G20 ट्रोइका का हिस्सा है, जो ग्लोबल साउथ का को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये दो तीनों जो कंट्री है, नेशन जो है, IBSA और ब्रिक्स के भी क्या है, मेंबर है। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सारी चीजें गरीबी की देखो कॉमन, इसमें एक आप एक चीज समझ लेना, बहुत ही बेसिक सा चीज है। बेसिक चीज क्या है वो? व्हाट वाज दैट? वो आपका होगा, या व्हाट विल बी, वो होगा आपका कि कोई भी नेशन अलग अलग जो है, सबकी जॉइंट प्रॉब्लम होगी, जैसे कि सबकी जॉइंट कॉमन चैलेंजेस हो सकते हैं, या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर कॉमन कुछ एक्सपर्टीज हो सकती है, कुछ शेयर कर सकते हैं किसी चीज को, है ना। तो उसी जैसे कि आप देख लो इसमें, हंगर और पावर्टी है, ठीक है, बेसिक नीड्स है, इक्वालिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एनर्जी है, ट्रांजिशन है, क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है ना, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है, टैक्स जो है, ये सब जो है सुपर इच पर कर, कई सारी चीजें हैं इसमें हुई है। काम की चीज क्या है? एक वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, और तो यानी जो सबके, जैसे भूख सबको लगती, तो कॉमन फिनोमिना हो गया, है ना। चलो, सो ये बेसिकली, फॉर द फर्स्ट टाइम लीडर एग्री टू engage cooperatively cooperatively to ensure taxation of ultra high net worth individuals। पहली बार नेताओं ने अत्यधिक अमीर व्यक्तियों पर टैक्स को लगाने के लिए, कि भाई सब, जब ये एक काम की चीज हुई है, बस, ठीक है। सो पिलर वगैरह क्या है जो इसके, कार्य क्षेत्र वगैरह क्या क्या है?
वही सेम चीज है, आप देख लो, पढ़ के देख लो एक बार, आपको सब चीज कॉमन निकल के आ जाएगी। इसके लिए मैं इसको बहुत ज्यादा फोकस में नहीं रख रहा हूँ। आप इसको रीडिंग भले ले सकते हो, बट प्री में ये पूछेगा नहीं। बट थोड़ा सा एक माइंड सेटअप में बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता क्या क्या है, देखो ये सब सारी जो चीजें हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। साउथ, देखो, एक ब्राजील यहाँ पे हो गया, साउथ अफ्रीका यहाँ हो गया, इंडिया हो ही गया, तो ये सब ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ठीक है, इंडिया की सबसे ज्यादा है। तो कॉमन क्या होंगे, प्रॉब्लम्स भी कॉमन ही होंगे, ठीक है। चलो, ये तीन चीज एवरग्रीन है, प्री के लिए कर लो, बाकी चीजें छोड़ दो। कि ये जो आपका तीन कंट्री मिलके 85% जो है वैश्विक जीडीपी का, 75% जो ग्लोबल अगर ट्रेड की बात करें, और संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से पहले ये 2/3 जो पॉपुलेशन है उसको भी होल्ड करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो चैलेंजेस वगैरह जो है इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। क्लियर है सभी को। इसको इफेक्टिवली कैसे हम कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। देखो मेरा ये टारगेट है, कुछ लोगों को लग सकता है जैसे मोहित कुमार या और भी बाकी लोगों को, कि सर इतना जल्दी पढ़ा रहे हैं या फिर इतना ऐसे छोड़ के चल रहे हैं। नहीं, ऐसा छोड़ के नहीं। मेरा प्राइम टारगेट है पहले आपका प्री, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलो, सो हम इसीलिए मेंस को थोड़ा सा छोड़ रहे हैं अभी। मेंस को भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन जहां पे मेंस इंपॉर्टेंट है वो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मेंस के समय में क्या होगा, हम थोड़ा सा उसको फिर से पूरा टॉपिक को लेके देख लेंगे। बाकी चीजें, क्योंकि देखो, एक लाइन तो आप ऐसे भी समझो, हर चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। ओवरऑल मैं आपको आउटलुक ही दे सकता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी भी अपनी एक लिमिटेशन होगी। गेटिंग माई पॉइंट, मोहित कुमार। चलो, अब आ जाओ काम की चीज, नए टॉपिक पे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, इसको देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी इंडिया ने क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप की है, बस ये लाइन। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आएगा, सोलर फोटो वोल्टेरिक्स जो ये है आपका, वो आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगा, एनर्जी स्टोरेज, इन सब के बारे में, ठीक है। बस ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिफेंस वगैरह के लिए भी है, ठीक है। चलो, साइन कब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, CSP जो हम लोग ने साइन किया है बेसिकली बायोलेटरल को, जिसमें कि इंडो पैसिफिक में जो चाइना का जो एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए क्वाड के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और क्या है इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल्स जो है उस पे भी कोऑपरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, सप्लाई चेन को लेकर हुआ है। बस जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बस उतना ही पढ़ना, उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं करना, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो ही गई है, ठीक है। कुछ जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रहा है वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। पीपल टू पीपल टाइज जो है ये भी
मतलब ज्यादातर जो बच्चे जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, सबसे बड़ा जो कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा सोर्स है ये। ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप है। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है, बट देयर आर सम इश्यूज, कुछ इश्यूज भी हैं। बट वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्री, प्री में नहीं। ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। चलो बाकी सब आप छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया। चलो, इंडिया जर्मनी रिलेशंस, इसको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करूंगा, लेकिन इसे चीजें इजिली हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि हम बहुत इसको चीजों को छांट छांट के पढ़ रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी इजी भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। मंथली मैगजीन का जो पुराना वाला है, सुबह राज, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, ये सब हो गया आप लोगों का। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है। चलो, इंडिया जर्मनी रिलेशंस को देख लेते हैं यार। ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें तो नहीं है, बट ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा सा है, एआई वगैरह को लेकर इसको बहुत जी, मार्च का क्या हुआ है, अप्रैल होने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, तो वो ग्रुप में तो शेयर्ड है, तो आप लोग वहां से उसको कर सकते हैं। वो आप लोगों को बता रखा है मैंने कहाँ से होना है। ठीक है। सुबह। चलो ठीक है, जर्मनी को अभी छोड़ दो यार, जर्मनी इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, एक दो चीजों को छोड़कर। इनके बीच में जो टायर, ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो देख सकते हो। ठीक है। और ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट था, बाकी सारी चीजें कॉमन है। ठीक है, इसको आप रहने दो। इंडिया इटली के बारे में भी वही चीज है, एज इट इज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि देखो न्यूज पेपर में होता है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलो, G20 में हुआ है संयुक्त। ठीक है। इकोनॉमिक जो जो ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है इटली के साथ, 4 सालों का, 4 इयर्स का, जो कि G20 में ही, जब इंडिया में हुआ था 23 में, तभी ले लिया गया, सॉरी 24 में। ठीक है। ये एक लाइन आप देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे है, तो वही ऑटोमोबाइल, सेमी कंडक्टर वगैरह के उसमें एरिया में इन्वेस्टमेंट होगा, थोड़ा सा कोऑपरेशन होगा। कनेक्टिविटी को लेकर है थोड़ा सा, ये लाइन भी आप देख सकते हो। अंतरिक्ष में ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसरो के साथ सहयोग होगा, ये देख सकते हो थोड़ा सा। एनर्जी को लेकर बस हो गया, बस 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 हो गया। चलो, एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो थोड़ा सा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, इसमें भी उसका सपोर्ट कर रहा है इटली का, इटली, एक समझौता हुआ इटली एंड इंडिया के बीच में। ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुश्किल से तीन, मतलब 4 to 5 लाइन्स है बस, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, कोई बता सकता है ब्लू इकोनॉमी एंड, अच्छा चलिए, ये तो खैर सबको पता है, इतना इजी तो कोई पूछेगा नहीं, ब्लू इकोनॉमी एंड
स्पेस इकोनॉमी। चलो, चलो न्यूज इन शॉर्ट में देख लेते हैं जरा सा। न्यूज इन शॉर्ट में है, फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ हुआ है, नेपाल से बांग्लादेश तक। ठीक है, इंडिया पहला बेसिकली ट्राइलेटरल पावर है, ट्रांजेक्शन है। एनटीपीसी इंडिया का होगा, नेपाल का और बांग्लादेश का जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है उसके साथ हुआ है ये टाई। ठीक है, जिसमें कि इंडिया क्या करेगा, अपना पावर ग्रिड से नेपाल के थ्रू बांग्लादेश को 40 मेगावाट जो है एक्सपोर्ट करेगा। सफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट ठीक है। नेक्स्ट, चेन्नई व्लादिवोस्तोक वोस्टॉक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर ऑपरेशनल हो गया। ठीक है, वेरी गुड। चेन्नई एंड रशिया के बीच में है ना, इसको ईएमसी भी कहा जा रहा है। 19 में इसके स्टार्ट हुआ था रशिया से, तो नॉर्थ ईस्ट एशिया के माध्यम से ये ऐड होगा। इसका डिस्टेंस जो है बेसिकली 10,000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, कहाँ से गुजरेगा होके ये, बेसिकली वाटर वेव्स कहाँ कहाँ से कहाँ तक होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसको करने से इस और इसको इस रूट के ऑपरेशनल होने से क्या होगा, 16 डेज कम हो जाएगा और 40% जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो अभी हमने ऊपर में देखा ईरान के माध्यम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट है बट ये इंपॉर्टेंट है। हो जा रहा है, किसी का छूट तो नहीं रहा है, ये भी बताते चलो यार, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो गई तो। चलो, 2 दिन के अंदर आप लोग इकॉनमी वाला देख लीजिएगा, मयंक एंड गुलबशा जी। ठीक है, 50-50 बांट लीजिएगा या फिर जैसे भी हो, एक पहला 50 जो पेपर को मतलब हाफ कर लीजिएगा, हाफ आप देख लीजिएगा पहले मयंक, फिर और गुलबशा रेस्ट पार्ट देख लेंगे। फिर गुलबशा जो मयंक ने चेक कर रखा है वो गुलबशा देख लेंगे, और फिर गुलबशा ने जो चेक किया रेस्ट पार्ट वाला वो मयंक देख लेंगे। ठीक है, तो कम से कम जो मिस्टेक वगैरह जो रहेगी या कुछ ऐड ऑन करना होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। हम्म अमेरिका जापान एंड साउथ कोरिया का एक फ्रेमवर्क हुआ है जापान के साथ। ठीक है, इसमें इंडिया फ्रेमवर्क। ठीक है, हम्म फ्रेमवर्क है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डीजी फ्रेमवर्क है ना, डीजी फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, इंडिया का स्टेक है। ठीक है, 3 कंट्रीज है इसमें शामिल है। इन 3 कंट्री के कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से इंडिया क्या करेगा, अपनी अपनी कंट्री में डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देना है, उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलो। अमेरिका का, जापान का एंड साउथ कोरिया का कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एजेंसी वगैरह जो है वो है 5G एंड ओपन रैन, ये इस पे काम होगा बेसिकली। सबमरीन केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है वो बिछाने का काम होगा। डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई कॉमर्स, एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी
ये सब इसका इम्प्लीकेशन वाला एरिया है। ठीक है, चलो इंडिया में बात करें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, डीपीआई वो है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा फर्स्ट कंट्री है टू बिल्ड ऑल थ्री फाउंडेशनल डीपीआईज थ्रू इंडिया स्टेक। ओके, क्या क्या है, डिजिटल पहचान, हमने आधार लॉन्च किया हुआ बहुत पहले से, यूपीआई हो गया, एंड द थर्ड वन इज डेटा शेयरिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, सफिशिएंट है। चलो, इतना काफी है, बाकी आप रेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया वो ठीक है, इसको आप बहुत गौर करने की जरूरत नहीं है, इतना से काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड इंडिया कैरिकॉम सबमिट हुआ है, कंक्लूडेड इन गुयाना। गुयाना में ये संपन्न हुआ है कैरिकॉम। ठीक है, कैरिकॉम का जो दे आर 7 जो वर्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। अब देखो ये कैरिकॉम, आप इसको सीधा उठा के मेंस में यूज कर सकते हो, दैट्स इट, एक डायग्राम फॉर्म में। ठीक है, इसका पहला ये कहाँ पे हुआ था, 73 में ये स्टार्ट हुआ है, बेसिकली स्टैब्लिश हुआ है। 21 कंट्रीज जो है इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, और छोटे छोटे कंट्रीज हैं। इंडिया ने यूएनएससी में पहली बार स्थायी सदस्यता का समर्थन भी कर रहे हैं, बहुत एंटीगुआ और बारमूडा, हालांकि अभी इसका बहुत वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे इंडियन ओरिजिन या जो एनआरआई जो लोग रह रहे हैं, इसकी वजह से ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप इसको, इतना सफिशिएंट होगा। समर्थन करते हैं, पर एक मिनट, समर्थन तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी रक्षा के लिए भी हाल में 2 डॉनियर विमान वगैरह जो है, एरोप्लेन वगैरह, इंडिया ने उसको सबमिट गुयाना को दिया भी था। ठीक है, सुरिनाम वगैरह में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के में भी शामिल हुआ है गुयाना, बट बहुत छोटा है अभी फिलहाल। ठीक है, इंडिया को लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देखना है तो एक कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। आसियान के साथ ये रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है, हनोई में हुई, पहला हुआ था। ठीक है, इंडिया आसियान के साथ, क्योंकि आसियान 10 कंट्री जो है साउथ ईस्ट एशिया के 10 जो कंट्री हैं, उनके साथ क्या उसका एक डायलॉग तो हो ही रहा है। ठीक है, उसमें उस डायलॉग में इंडिया भी है। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन आसियान का पार्ट नहीं है, आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलो इसमें और कुछ करने के लिए तो बच नहीं रहा है। हम्म, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव देख सकते हो यार, बस हो गया। 17 से ही ये इनकी बैठकें हो रही हैं। अभी जो लेटेस्ट है वो वियंतियन लाओस में हुई थी। तो लाओस के आसपास का जो कंट्री है, नेबर कंट्री, उसको भी देख लेना एक बार थोड़ा सा, इसको मैप में जाके देख लेना आप लोग, मैप लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। अक्सर हमारा जो फोकस है वो कभी बहुत सारी छोटी कंट्री नहीं बन पाती है, ट्रेडिशनल वे में इंडिया एंड जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहां से ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ठीक है, चलो, क्योंकि यूपीएससी का देखने का नजरिया जो है वो लाओस में हुआ, तो आप लाओस रट के काम खत्म करोगे, वियंतने में हुआ, वियंतने में हुआ, हेल्ड इन वियंतने, बट क्वेश्चन ऐसे फ्रेम नहीं होता है ना। फिर मालूम चला ज्योग्राफी से पूछ लिया, करंट अफेयर समझ के गए थे बट ज्योग्राफी से पूछ लिया वो। ठीक है, चलो तो ये कर लेना आप। ठीक है, चलो, भारतीय केमिकल काउंसिल ने ओपीसीडब्ल्यू द होएग पुरस्कार जीता। ठीक है, इंडिया ने एक अवार्ड को
जीता है, ठीक है। केमिकल काउंसिल है, इंडियन केमिकल काउंसिल ने जीत लिया इसका। ये ओपीसीडब्ल्यू क्या है भाई? रासायनिक सुरक्षा और रासायनिक हथियार, यानी केमिकल वेपन जो है उसको लेकर था ये, ठीक है। ये अवार्ड मिला है, ह्यूग अवार्ड है, ठीक है। बेसिकली ये, चलिए मिसबा जी ने मैं लिख के बता दिया जल्दी से। आप लोग सब लोग अगर चाहें तो मेहनत कम लगेगी, आप लोग का एफर्ट कम लगेगा, जल्दी से लिख लो। उसकी नेबर कंट्री कौन कौन है? वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार एंड कंबोडिया, ठीक है। ये लाओस के, ये तो पॉलिटिकल हो गया, इतना इजी नहीं पूछेगा। कौन सी रिवर, कौन सी रिवर ये सब में बह रही है, या फिर कुछ कॉमन रिवर है, ये सब भी देख सकते हो। डायमेंशन ऐसे निकलेगा, ठीक है। चलो, तो रासायनिक हथियार के लिए ये 97 में लागू हुआ है, ठीक है। केम इनटू फोर्स इन 1997, करंटली हैज 193 स्टेट पार्टीज हैं इसमें, ठीक है। भारत ने भी सिग्नेचर कर रखा है इसमें ऑलरेडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव वही है कि यार, इसको नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है 13 में, ठीक है। आप केमिकल वेपन वगैरह किसी भी तरह का, आप इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप केमिकल वेपन बनाना ही नहीं है, सीधी सी बात। ना परचेस करना है, ना स्टोर करना है, ना उसको डेवलप करना है, ना यूज करना है, ठीक है। सब पे रोक है वो, ठीक है। चलो, क्योंकि अभी बहुत सारे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एरिया में केमिकल वेपन यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेकर भी है, इसलिए क्वेश्चन टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, एक और देख लेते हैं ये भी, चलिए। कायरो कॉल टू एक्शन, काहिरा कॉल टू एक्शन। कायरो और काहिरा जो भी है, मिस्र वाला, उसको कायरो भी कहते हैं ना। ये अरब वर्ल्ड अर्बन फोरम हुआ था, 12th यहाँ पे इवेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 21, ये मिस्र में है, इजिप्ट, ठीक है। फोकस क्या है इसमें? सस्टेनेबल प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ठीक है। इसमें दे आर 10 जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम वगैरह जो है, ये इसमें किया गया इसको, एक्शन को अपनाने के लिए, ठीक है। फोकस एरिया क्या है? तो बस अब इसमें फोकस में मत चले जाना। फोकस कॉमन सेंस की बात है, यहां से निकल के आएगी शहरीकरण, यानी अर्बनाइजेशन को लेकर है। तो देखो, कोई भी अगर शहरी एरिया को डेवलप करना है, या वहां के लोगों को का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, रिसोर्सेस सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका होना चाहिए, डेटा वगैरह जो है सभी लोग थोड़ा अवेयर, उनका अवेयरनेस लेवल हो, ठीक है। ये सब चीजें हैं। संस्कृति और विरासत को सतत विकास में शामिल करना है, ठीक है। क्लियर है? चलो, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। कोऑपरेटिव अलायंस क्या है? ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इंपॉर्टेंस है कोऑपरेटिव। जरा सा बताइए, कोऑपरेटिव मैंने कुछ आज से 2 साल पहले भी बताया था, कोऑपरेटिव बैंक को लेकर बताया था। गुलाब शाह जी, अगर आपको याद हो तो, या मयंक जी, उस वक्त आप थे। कोऑपरेटिव बैंक को लेकर था, और मैंने कहा था कि यार ये थोड़ा सा यूपीएससी अगर थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा मेंटली ट्विस्ट करना चाहे, तो क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट कर सकती है। तो ये भारत में, इंडिया में देखो पहली बार आयोजित हुआ है। डुअल रेगुलेशन, हाँ ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा, ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है। इंडिया में आयोजित हुआ था, थीम थी इसकी कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पैरिटी फॉर ऑल, ठीक है। चलिए, तो भारत सरकार की एक योजना है सहकार से समृद्धि, उसकी थीम के ये एक मतलब लगभग इक्वेलेंट ही है, ठीक है।
चलो, तो डिटेल में क्या है ये सबसे पहले तो अगर हम इसके बारे में जाने तो 1985 में, सॉरी 1895 में ये लंदन में स्टैब्लिश हुआ, फाउंडेड इन लंदन 1895, ठीक है। नेचर क्या है इसका, तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिटिंग रिप्रेजेंटिंग एंड सर्विंग कोऑपरेटिव वर्ल्ड वाइड, सहकार के लिए सभी सहकारी संगठनों, वर्ल्ड लेवल पे जो भी है सबको क्या करना है, इसका ये उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पर्पस क्या इंपॉर्टेंट ये है, तो जो भी एक एरिया में जो अगर बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हो रही है तो उसको बाकी जगह पे भी उसको क्या करना है, अडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे, ठीक है। तो सहकारी जो आंदोलन है, देखो ये सहकारी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर है, एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर है, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह देखा होगा तो इसी सहकारी वाले में अमूल दूध, ये तो देखा होगा, ठीक है। नाम सुना है ना अमूल, नहीं सुना है, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक मूवमेंट के तौर पर है ये, ठीक है। चलो, तो नॉलेज एक्सचेंज करना हो, कोऑर्डिनेट करना हो, ठीक है, सभी लेवल पे ये काम करेगा, ठीक है। चलो, ट्राइटॉन आइसलैंड, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, विवाद है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये, पार्सेल द्वीप समूह है, ये साउथ चाइना सी ने, इसमें शीशा द्वीप भी कहते हैं इसको, मिरर, बेसिकली नोन एज आइसलैंड इन चाइना, ठीक है। हो सकता है ये पूछ ले, कब्जा किसका है, चाइना का कब्जा है, बट दावा और भी जो जो क्लेम कर रहे हैं, वियतनाम एंड ताइवान भी कंप्लेन इसमें इसको क्लेम कर रहे हैं, तो तीन के बीच में ये क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। अब चाइना तो खुद ही कहता है कि ताइवान मेरा ही, हमारा ही पार्ट है, वो एक अलग बात है ना। तो पार्सिल, चाइना ने पार्सिल इस आइसलैंड पे कब्जा कर लिया था, एक संघर्ष हुआ था, एक छोटा सा मतलब एक उसने कंट्रोल कर लिया आफ्टर नेवल क्लैशेस, छोटा सा देश है वियतनाम, क्या कर लेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये मिलिट्री डोमिनेंस को ये करने के लिए किया जा रहा है, चाइना को जमीन नहीं चाहिए, डोमिनेंस चाहिए कि आप मेरी बात मानो, जैसे हम लोग करते हैं ना एक दूसरे के साथ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट था। अच्छा, देखिए यहाँ पे फिर से एक छूट गया, यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमी, इस तरह की मिस्टेक हो रही है। चलिए, इकोनॉमी वाले जो सेक्शन है इसको हम कल कर लेंगे, आज थोड़ा सा थकावट, पहले तो नहीं था बट अभी रात तक हो गया है। बताइए, यहीं तक रहेगी आज की क्लास, आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस या डाउट कुछ भी हो वट एवर यू कैन आस्क मी, फिर ये मत बोलिएगा सर आप अलग से टाइम नहीं दे रहे हो, जो भी एक्स वाई जेड दिमाग में आ रहा है आपके एग्जाम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, तो पूछ सकते हैं। मयंक जी, जी, हाँ क्या है, टेस्ट सीरीज दिखाई या नहीं, दिखानी है या नहीं, ओके, टेस्ट सीरीज दिखानी है कि नहीं मतलब, मैं समझा नहीं, दिखानी या नहीं मतलब मैं कुछ नॉट गेटिंग योर पॉइंट।
टेस्ट सीरीज देखना है कि नहीं? टेस्ट सीरीज किसका? किसका भाई? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको जो भी देखना हो या कुछ पूछना हो, कोई भी नया नया चीज अब नहीं पढ़ना है, सिवाय पीवाईक्यू के। पीवाईक्यू का थोड़ा सा एक्सपेंशन अगर है, उसको देख लीजिए, अब नया चीज कुछ भी नहीं। कभी गौर कीजिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, एग्जामिनेशन के टाइम पे ही विश्व की जितनी, मैं इंडिया पता नहीं विश्व में होता है कि नहीं, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, बट इंडिया में तो जब एग्जामिनेशन का टाइम आ गया ना, 2-3 महीना, तो सारे मैगजीन और सारा सब कुछ तभी निकलता है। साल भर वो बैठे रहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, कुछ कुछ ऐड ऑन करना होगा, वो ठीक है, एक अलग चीज है, ताकि आपको फोमो क्रिएट किया जा सके, सर आपने ये नहीं कराया, सर आपने वो नहीं कराया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। 1 मिनट कहीं जाइएगा नहीं। मैं देखो